हालात हाज़रा के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ हुमायूं और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मुद्दों पे बात करते हैं जो करंट हैं, जो रीसेंट हैं, और कभी ऐसा भी होता है पहले कुछ गुजरा है, उस सिलसिले में कुछ काम हुआ है तो उस डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं हम, उसके बारे में भी बात होती है। और आज हम बात करेंगे जो सिलसिला शुरू हुआ 2014 में, सितंबर का महीना और एक कहर पानी का जो वादी कश्मीर ने देखा, और उसके बाद बात होने लगी क्या फ्लड मैनेजमेंट के लिए हम तैयार हैं, क्या सैलाब से बचने के लिए हम तैयार हैं, क्या कहीं हम गफलत में तो नहीं थे आज तक कि सब ठीक है, ये कभी फिर से नहीं होगा। लेकिन अब हम किसी हद तक जाग चुके हैं, ऐसा हो सकता है, पानी फिर से आ सकता है। उसने हमारे घर का रास्ता देखा है, इस रास्ते से वो फिर चल के आ सकता है, क्योंकि इसके रास्ते के बीच में हमने कहीं घर बनाए हैं, वो अलग बात है। लेकिन इसके लिए भी एक महकमा है रियासत में जो मैनेजमेंट करता है, जो ये काम करता है कि सैलाब से हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और वो महकमा है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का। और आज इस महकमे के सरबराह चीफ इंजीनियर इफ्तिखार ककरू साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हालात हाज़रा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। और इनके साथ मुताहिब शाह साहब हैं, टेक्निकल ऑफिसर हैं इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में, चीफ इंजीनियर साहब के साथ। और आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में। इफ्तिखार साहब, बात हुई सैलाब की और उसके बाद सूरत हाल एकदम बदल गई, बहुत से नई स्कीम्स आई, डेवलपमेंट होने लगी। आज उसी पे हम बात करेंगे कि हमारी तैयारी कैसी है, हम किस लेवल तक पहुँचे हैं, और अगर अब सूरत हाल ऐसे आती है तो हम कर क्या रहे हैं। अजमान साहब, शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने कहा कि ये ज़रूरी है कि एक हम पहले कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर लें। 2014 की फ्लड की आपने बात की, सितंबर 2014 की, तो ये एक बहुत ही मेजर इवेंट था कश्मीर की हिस्ट्री में कि इस लेवल का फ्लड हमने पहली बार हमारी ज़िंदगी में, तो हमें पहली बार कभी देखा नहीं था कि इसमें जो डिस्चार्ज था, जो बारिशों के बाद जो पानी आया अपर कैचमेंट से, वो 1,15,000 क्यूसेक्स था। और ये 1,15,000 क्यूसेक्स बेसिकली जो दरिया होते हैं या नाले होते हैं, इनका बेसिक पर्पस ये होता है कि जब भी बारिश होती है, जब भी प्रेसिपिटेशन होती है बारिश की सूरत में या बर्फ़ की सूरत में, तो ये उसको ड्रेन करते हैं। तो इनकी कैपेसिटी मिला के फिर फाइनली ये एक मेन ड्रेन में जाते हैं, जिसको हम रिवर जेहलम कहते हैं। उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितना डिस्चार्ज आपका कैरी कर लेती है। और सितंबर 2014 में हमारी कैरिंग कैपेसिटी रिवर जेहलम की, जिसमें फ्लड स्पिल चैनल इंक्लूडेड है, वो सिर्फ 31,000 क्यूसेक्स थी, 31 से 33,000 क्यूसेक्स। और 1,30,000 और 1,15,000 क्यूसेक की हम बात कर रहे हैं। आ गया। सो एक ये ऐसा एक ऐसा चैलेंज गवर्नमेंट ने फेस किया कि इतने पानी को हम कैसे ड्रेन आउट कर लें। और क्योंकि आपने देखा कि इस पानी की वजह से एंटायर श्रीनगर सिटी बारिंग ऑफ फ्यू एरियाज सबमर्ज हो गया, और जो साउथ का एरिया है वो काफ़ी सबमर्ज हो गया, काफ़ी डैमेज हुआ। इनफैक्ट 1235 जगह रिवर जेहलम ब्रीच हुआ या उसमें एक मेजर डैमेज हुआ। और जहाँ पे छोटे छोटे ब्रीच थे, छोटे छोटे कट्स थे, वो भी कोई 3,000 के आसपास थे, जो इमीडिएटली हमने इस फ्लड के बाद रेस्टोर किए। लेकिन इन इमीडिएट जो प्रायोरिटी जो ये स्पॉट्स थे जिनको रेस्टोर करना था, ये काफ़ी नहीं था, बिकॉज इवेंचुअली हम हमें प्लान करना था 1,15,000 क्यूसेक्स के लिए, जो 1 in 100 years रिटर्न पीरियड का फ्लड था। कैसे समाएगा इसमें? वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि काफ़ी लोग बात करते हैं रिटर्न पीरियड के बारे में, लेकिन ये एक्चुअली क्या है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। 1 in 100 रिटर्न पीरियड होता है कि एक फ्लड, उस मैग्नीट्यूड का फ्लड जो 100 साल में एक बार या बराबर होगा या एक्सीड होगा। 1903 में आया था पहले तो आप देखिए अराउंड 100 ईयर्स का फ्लड था। तो इस फ्लड को हम कैसे ड्रेन आउट करें, उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने दे सैट टुगेदर एंड दे स्टार्टेड ड्राइंग प्लान्स। उसमें इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो आज जल शक्ति डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, और सेंट्रल वाटर कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिल के एक प्लान बनाया जो 3 फेजेस का है। उसको फिर इवेंचुअली अप्रूव किया गया अंडर पीएमडीपी फेज़ 1, पीएमडीपी फेज़ 2 और पीएमडीपी फेज़ 3। तो पीएमडीपी फेज़ 1 वो था जो इमीडिएट बॉटलनेक्स थी, खासकर फ्लड स्पिल चैनल में। जो फ्लड स्पिल चैनल आप जैसे जानते हैं वो पातशाही बाग से स्टार्ट होकर फिर आगे वुलर लेक में वो दरिया को आगे ज्वाइन कर लेती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जितना भी सरप्लस वाटर है जो रिवर जेहलम कैरी नहीं कर पाता है वो फ्लड स्पिल चैनल के थ्रू जाता है। लेकिन अजीब सूरत हाल ये थी, इसमें 2-3 जगह बॉटलनेक्स थे, वो जहाँ पे
फ्लड चैनल तो थी मगर रुक जाता था, लेकिन रुक जाता था, वहाँ चैनल नहीं थी, पानी कैरी करने भी रुकाया बिल्कुल। तो फिर उसमें वो हमने जो वो आइटम्स थे, जैसे कि हमें रीसेक्शनिंग करनी पड़ी फ्लड स्पिल चैनल की, हमें 2 ब्रिज नए बनाने पड़े, एक शरीफाबाद में और एक नाइद खाई में। जी हाँ, और तो और एक नाइद खाई से आगे पोर्शन है उसको गुलाबबारी कहते हैं, और नाइद खाई से ब्रिज से आगे जो एंटायर पोर्शन है वहाँ पे भी चैनल नहीं थी, तो उसको हमने नए सिरे से बनानी पड़ी, पुलर की तरफ, तो उसको वाइडन करना पड़ा। तो ये माशाल्लाह ये जो 399 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, ये काफ़ी हद तक कंप्लीट है। इसमें करीबन 325 करोड़ के आसपास हमने ऑलरेडी खर्चा किया है। अब जो इसमें काम जो रुके हैं जो हो रहे हैं, एक तो शरीफाबाद वाला का ब्रिज है और नाइद का ब्रिज है, और जो नाइद का से आगे वाला पोर्शन है वो कर रहे हैं, तो वो भी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मुतैब साहब से बात करते हैं, फिर आपके पास फिर आएंगे। मुतैब साहब, इसमें बहुत सी चीज़ें, जैसे इनने इफ्तिखार साहब ने इसमें दरख्त कहीं काटने थे, कहीं लैंड एक्विजिशन था, इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई? जी, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया इमीडिएटली आफ्टर फ्लड्स ऑफ 2014, तो इसमें शरीफाबाद सेक्शन में ही खाली उस रीच में ही अराउंड 45 to 50,000 ट्रीज हमें काटने पड़े, जो कि प्रॉपरेटरी लैंड पे थे। और हमें जो लैंड था जहाँ पे हमें चैनल बनानी थी, नए से कंस्ट्रक्ट करनी पड़ी, वो सारे का सारा ऑलमोस्ट प्रॉपरेटरी लैंड था, और उसमें दरख्त थे। पहले उसमें 50,000 दरख्त हमने हमने काट दिया, और उसके बाद लैंड कॉम्पनसेशन, क्योंकि लैंड कॉम्पनसेशन ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी रहती है, तो वो भी हमने विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट कर दिया, और उसकी रिसेक्शनिंग भी कंप्लीट कर दी। बस एक ही, जैसे सर ने कहा कि वहाँ पे अब बस एक ही काम बचा हुआ है, वो है कि शरीफाबाद वाला जो ब्रिज वहाँ पे बन रहा है वो कंप्लीट होना है। कहीं बेमना वगैरह में भी आपने दरख्त काटे थे? जहाँ दरख्त काटते हैं कहीं दरख्त लगाते भी हैं क्या? जी नहीं, जो ये दरख्त थे ये बिल्कुल चैनल के अंदर थे, एंड दे वर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ द वाटर, सो वी हैड टू कट देम ऑफ। यानी जिस पीरियड में ये लगाए गए थे उस पीरियड में रोका नहीं था किसी ने, क्योंकि दरख्त बहुत पुराने थे, तो शायद बहुत टाइम पहले लगाए गए थे। वही मैं कहते, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हकीकत तो यही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ एक दूधगंगा कॉम्प्लेक्स भी है, वो भी दूधगंगा के बीच में ही है, मगर वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए ऐसी बात है कि इफ्तिखार साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये जो आपने रेज पॉइंट किया इंक्रूचमेंट्स का, एक्चुअली द होल पॉइंट इज इंक्रूचमेंट्स। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, इंक्रूचमेंट्स इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और आप पता नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं कि ऐसे लोगों ने इंक्रूचमेंट किया है जिनसे बिल्कुल तवक्का नहीं थी ये इंक्रूचमेंट करेंगे। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर आप ने देखा होगा, एक ये हमारा जो गोगजी बाग वाला बंड है, जी, तो ये एक्चुअली ये फ्लड स्पिल चैनल का बंड है, तो इस पे ट्रैफिक कब चल रहा है, आरएनबी ने इस पे मैकेडम भी किया है। इसमें एक नामी डॉक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो दिन को करीबन 100-200 बीमार देखते हैं। उन्होंने एक एम्बैंकमेंट काट के वहाँ पे एक अपना क्लिनिक खड़ा कर दिया, बिल्कुल एम्बैंकमेंट काट के खड़ा कर दिया है। और वो एक ऐसा स्पॉट है, आई डोंट नो, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो 2014 में ब्रीच क्यों नहीं हुआ, उससे आगे हुआ। आइडियली वो ब्रीच होना चाहिए था, बिकॉज एक वीक स्पॉट क्रिएट हुआ है उसकी वजह से। लेकिन ये शायद कोई अल्लाह का करम ही था कि वहाँ पे ब्रीच नहीं हो, अदरवाइज वहाँ सिटी को मैसिव डैमेज होना था। ऐसे बहुत से स्पॉट्स हैं जहाँ पे लोगों ने विदाउट केयरिंग, और ये मैं आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इन्फ्लुएंशियल पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने काफ़ी जगह पे ऐसी इंक्रूजमेंट्स की हैं, और जिससे न सिर्फ फ्लड की जो हमें ड्रेनेज कैपेसिटी है वो इम्पैक्ट होती है, बल्कि जो फ्लड एम्बैकमेंट्स हैं, जो फ्लड प्रोटेक्शन में जो स्ट्रक्चर्स हैं, बंड जो है कमजोर हो जाता है, उनकी स्टेबिलिटी इज ऑल्सो अंडर सीवियर थ्रेट। और जब तक हम इन इंक्रूजमेंट्स को रिमूव करके उनको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं लाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी जो स्टेबिलिटी का जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स हैं, एम्बैकमेंट्स हैं, उनको हमें स्टेबल करना है, कि हम वो अचीव कर पाएंगे। तो इधर एक सवाल तो जहन में आएगा किसी के भी, कि जब ये काम हो रहा था तब क्यों नहीं रोका गया? देखिए हिमायत साहब, ये हुआ है, अब हो भी रहा है, अब और मे बी हो भी रहा है। मैं ये नहीं कहूँ कि मैं आई कांट क्लेम कि शायद बिल्कुल ब्लैंकेट हमने बंद कर दिया है, बिकॉज इवेंचुअली हमें वी हैव टू अप्रिशिएट कि ये एक कोलैबोरेटिव डिमोलिशन हुई कहीं, हाँ, डिमोलिशन हम काफ़ी कर रहे हैं। इनफैक्ट एक अनिम कुल है, वो इसमें नारबल के ऊपर वाले पोर्शन में, उसमें
उसमें उस नाले में वो कोल है, बेसिकली इरिगेशन कोल, काफ़ी स्ट्रक्चर्स बने थे, वो हमने सारे डिमोलिश कर दिए। और इस पे भी हम जो हमारे एम्बैकमेंट्स हैं, वी आर नाउ लॉन्चिंग ए वेरी मैसिव डिमोलिशन ड्राइव। जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं हम उनको शहर में भी होगा, शहर में भी होगा। आप देखिए, अगर ये जो हमारा इन्फ्लुएंस की बात की ना आपने, नहीं ये देखिए, जब तक मैं हूँ तो शायद मैं इन्फ्लुएंस से मरूब नहीं हो जाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं तो आपको थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन एज ऑन डेट, आज की डेट में मुझे लगता है कि शायद इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हम जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं वाटर चैनल्स में या वाटर बॉडीज़ में या रिवर एम्बैकमेंट्स पे, दिस इज़ द आइडियल टाइम टू रिमूव देम। अगर आज नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। सही बात है। और हमें खौफ भी खाना चाहिए 2014 से कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो सबको नुकसान पहुंचेगा, मुझे भी पहुंचेगा। हिमायू साहब, रोना वही है कि आपकी रिसेंट मेमोरी में एक इतना मेजर फ्लड है, और आपकी जो द मिनिमम दैट यू कुड हैव लर्न फ्रॉम दैट वाज कि ये इसने हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया। इसके बावजूद भी आप एनक्रोचमेंट करते हैं वाटर बॉडीज में, रिवर्स में, ये कैसी सोच है? आप कहते हैं ना, जब ऐसे ये सूरत हाल थी तो हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब आए थे, तो उनने एक बात कही, वो मैंने शुरू में भी कही। उनने कहा ये आता रहेगा पानी, इसने हमारे घर का रास्ता देख लिया है। तो ये हालात भी हैं क्योंकि हमने घर दरिया के बीच में बनाया है, इसलिए आएगा ही। आपके जाने बात हैं फिर मुत्तहिब साहब, ये है हमारा एक ये प्रोजेक्ट जो है इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो क्या है? जी एक्चुअली मैं सर की बात में ऐड करना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ने एक्चुअली 2009 में ही फ्लड मैनेजमेंट पे काम करना शुरू कर दिया था, और 2009-2010 में ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट सबमिट किया था टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, which costed about around 2080 करोड़। अच्छा। तो उसमें ये हुआ कि क्योंकि जो फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं और लाइकवाइज जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, इनको क्लियर कराना, इनमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल आई वुड से हिंड्रेंसेस रहती हैं, इनमें टेक्निकल इसमें क्लियरेंसेस बहुत क्लियरेंस चाहिए कंपेयर टू द अदर प्रोजेक्ट्स लाइक रोड प्रोजेक्ट्स और दीज ब्रिज प्रोजेक्ट्स। तो फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में भी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस उठी। बाय द टाइम हमने ऑब्जर्वेशंस का रिप्लाई किया, फ्लड्स आ गए। अच्छा। फ्लड्स ऑफ सितंबर 2014 हैपेंड, बट ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग दीज 4 years, हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट उसमें से कार्व आउट करके हमने इम्प्लीमेंटेशन भी उसका शुरू कर दिया था। बट चूंकि सितंबर 14 में फ्लड्स आ गए, उसमें जितना भी हमने एक्चुअली काम किया हुआ था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सिल्ट आ गया। तो आफ्टर 2014 फ्लड्स हमने, जिस तरह सर ने कहा कि 399 करोड़ का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया फेज 1 एज अ फेज 1। जी। और उसके बाद by this time today it's almost completed, and now the department has got approved another project that is a phase 2 project, जिसमें हमारी जो कैपेसिटी है रिवर झेलम की, that will be enhanced up to the 60,000 क्यूसेक्स। तो इसमें एक और चीज़ भी आती है ककरू साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ड्रेजिंग का मामला है जी, कि ड्रेजिंग किस हद तक हो रही है, कहाँ हुई, पहले भी हुई, अभी चल रही है ड्रेजिंग की? और उसमें मैं थोड़ा सा आपको आपकी नॉलेज के लिए ये बताऊं कि एक्चुअली ये जो आम तासुर है, आप कॉन्सेप्ट है कि आप हर जगह ड्रेजिंग कीजिए, वो टेक्निकली उसकी आप समझते होंगे सिल्ट कहाँ जमा होता है। नॉर्मली हमने एक मॉडल स्टडी करवाई थी, एक इंस्टीट्यूट है उसको कहते हैं सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स वाटर पावर रिसोर्स CWPRS पुणे। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आपकी जो ड्रेजिंग है ये आप कन्फाइन कीजिए या इसको ज़्यादा फोकस से कंसंट्रेट कीजिए टेल पोर्शन में, टेल पोर्शन ऑफ द रिवर जो सोपोर के ऑनवर्ड्स है, जमा होता है। एक तो डिपोजिशन का मसला है, और इसका जो ग्रेडियंट है उस ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए फॉर वट एवर रीजन्स, फॉर मेनी टेक्निकल रीजन्स, उन्हें ये कहा कि आप वहाँ फोकस कीजिए। अगर आप अपस्ट्रीम में ड्रेजिंग करेंगे जैसे साउथ ऑफ कश्मीर में करेंगे, उसकी ज़्यादा शायद इफादत नहीं रहेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने फिर इनिशियली स्टार्ट तो किया था साउथ से भी, लेकिन फिर हमने उसको उस ऑपरेशन को फिर अबंडन कर दिया, और हमने फोकस कर दिया मोस्टली इन फ्लड स्पिल चैनल एंड इन द डाउनस्ट्रीम पोर्शन ऑफ रिवर झेलम। हमारे आज की डेट में हमारे डिपार्टमेंट के पास 2 अपने ड्रेजर्स हैं, और 2 हमने रिसेंटली प्रोक्योर किए हैं। अब हमारे पास 4 ड्रेजर्स का फ्लीट है, और उनको हम एक तो उनको हम डिप्लॉय करते हैं फॉर ड्रेजिंग। दूसरा, हमारी जो हमने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हायर किया था ड्रेजिंग के लिए, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है। उन्होंने बारामूला पोर्शन में, श्रीनगर पोर्शन में, और उन्होंने फ्लड स्पिल चैनल में भी, जैसे होकरसर वेटलैंड है, वहाँ काफ़ी काम किया है। तो अभी दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस।
यहाँ श्रीनगर में भी तो काम हो रहा था बिल्कुल दूरदर्शन के पीछे एक जमाने में। जी। अब दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन अब फेज़ टू में हम इस चैनल को, जो फ्लड स्पिल चैनल है, उसको इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है उसको अटेन करेंगे। अभी हमने रिसेक्शनिंग की, बीच का हिस्सा सिर्फ बीच वाला यूनिट बनाया ताकि साइड का नहीं किया, और बॉटलनेक्स रिमूव की। अब हम फुल फ्लेज्ड जो फ्लड स्पिल चैनल जिसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको रेस्टोर करेंगे। उसके लिए वो फेज़ 2 में कवर हो जाएगा। और फेज़ 2 में क्या होगा, और जितने भी वीक एम्बैकमेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, कहीं भी रिटेनिंग वॉल्स बनानी है, गैबियन वॉल्स बनाने हैं, ड्रेजिंग करनी है, और खासकर जो जिसे हम आउटफॉल चैनल कहते हैं, वो बेसिकली सोपोर से नीचे जो भी पोर्शन है उसको आउटफॉल चैनल कहते हैं। बेसिकली रिवर जैले में, लेकिन चूँकि उस पर पहले बहुत काम हुआ है तो उसे आउटफॉल चैनल कहते हैं। उसमें ए मिक्स ऑफ बोथ ड्रेजिंग एज वेल एज प्रोटेक्शन वर्क्स हम कर रहे हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। अभी रिसेंटली कुछ देर पहले शिवपुरा से बात हुई कि वहाँ कुछ ब्रीच होने वाला है। कुछ और जगह मैंने खुद देखा है जो नटीपुरा के इलाके में उस ज़माने में फिलिंग की गई, वो फिलिंग दबाई नहीं गई। वो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं बंड पे तो उससे दब गई। तो ये कितनी सेफ है फिर? देखिए, एम्बैकमेंट बनाने का एक अपना एक तरीका है। ये नहीं है कि एम्बैकमेंट आप मिट्टी लाएंगे और मिट्टी वहाँ डाल देंगे और एम्बैकमेंट बन गया। इसकी प्रॉपर डेंसिटी टेस्ट होती हैं, जिनको जैसे जैसे हम काम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको इन लेयर्ड फॉर्म इसको हम बना लेते हैं। तो एक लेयर डाल के उसके ऐसा हुआ नहीं। देखिए, अब कहीं पे कोताही होती है, आप जानते हैं। आप सही कहते हैं, पहले लेयर बनाई, दबाई, फिर नहीं डाली, दबाई। प्रॉपर डेंसिटी टेस्ट करने के बाद उसके बाद दूसरी लेयर डालते हैं। इट इज़ नॉट डन इन वन गो, इट इज़ जनरली डन इन लेयर्स। तो उसमें हम जो डिज़ायर्ड उसकी कंपैक्शन है उसको अचीव करते हैं, जो डिज़ायर्ड डेंसिटी उसको अचीव करते हैं। और इंशाल्लाह जो भी हम नए PMDP 2 में जितने भी एम्बैकमेंट्स बनाएंगे उसमें हम दे विल बी मेड ऑन साइंटिफिक बेसिस। आजकल टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस्ड है, आजकल हम काफ़ी एडिशनल मटेरियल भी यूज़ करते हैं। आजकल जियोसिंथेटिक्स का ज़माना है, जियो फाइबर्स का ज़माना है। तो वो जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो मॉडर्न मटेरियल्स हैं, उनको बराबर ला के हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट पॉसिबल हो वो बेस्ट पॉसिबल हम कर लें। देखिए, आपके पास फिर से आएंगे, कुछ इसकी बात करेंगे। आपके पास मुताहिब साहब एक और बात है कि जब सैलाब फ्लड अलर्ट सिस्टम का आपने कुछ नया ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू किया, वो क्या है? जी, एक्चुअली फ्लड मिटिगेशन एज अ होल जब हम देखें तो इसमें दो इट्स अ टू प्रॉन्ड काइंड ऑफ थ्योरी। एक तो इसमें आ जाता है स्ट्रक्चरल मेजर्स, जिसमें हम रिसेक्शनिंग, फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स जो आम लोग यूजुअली चाहते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ दी नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स जो हमें लेने पड़ते हैं। उसमें मेजर कंपोनेंट जो रहता है फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम का रहता है। तो डिपार्टमेंट ने इमीडिएटली आफ्टर 2014 फ्लड्स हमने जितनी भी हमारी गेजिंग साइट्स रहती थी वो मैनुअल मोड पे चलती थी। बंदा खड़ा रहता था, गेज देखता था, देन ही यूज्ड टू कम्युनिकेट। तो सितंबर में हमने 2014 में ये देखा कि फोन लाइंस कट गई तो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गया। सो बट राइट नाउ हमने जो सिस्टम इंस्टॉल किया है दैट्स एन ऑटोमेटिक वाटर लेवल सिस्टम। ऑटोमेटिकली हमारे पास वाटर लेवल्स आ जाती हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास जो रेन गेजेस लगे हैं दे आर ऑल ऑटोमाइज्ड। डेटा आता रहता है कंटिन्यूसली राउंड द क्लॉक एंड ईच एंड एवरी टाइम, नॉट ओनली ड्यूरिंग द फ्लड्स। अच्छा, इस वक्त भी आ रहा है after each and every hour, and this input that we give, we circulate it to the general masses also. हमारा अपना Facebook page है, Twitter handle है, and we have our own indigenously developed flood alert app, जिसपे हम ये continuously data जो है अपडेट हो रहा होता है, और इसमें जो भी advisories हमें लोगों को देनी होती है we update it on that. इसमें अब मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने राइट नाउ अंडर झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट बात करने वाला था, तो उसमें एक कंपोनेंट ये भी है कि जहाँ पे हमारा एक फ्लड इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप होने वाला है। आई थिंक शायद इसके टेस्ट ट्रायल्स इस वक्त चल रहे हैं। ये जो हमारा डेटा है राइट नाउ इट ऑटोमेटिकली गेट्स फेड इनटू दैट, एंड वो हमें ऑटोमेटिकली एक फ्लड फोरकास्ट दे देता है। ये तो रहा हमारा अपना जो वेदर फोरकास्ट भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो रहा हमारा ये तो रहा वो कंपोनेंट जो हम देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व हो रहा है डेटा। इससे पहले
इसका ये रहता है कि जितना भी जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD है यहाँ पे, वो हमें हमारा रेनफॉल फोरकास्ट देता है. दैट ऑल्सो गेट्स इनपुटेड इन दैट, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो हमें एक लेवल कम्युनिकेट कर देते हैं. एक तो ये रहा हमारा अपना इंडिजिनियसली डेवलप जो गवर्नमेंट ने दिया है, और एट द सेम टाइम अदर डिपार्टमेंट्स लाइक सेंट्रल वाटर कमीशन, they also have their indigenously developed this flood forecasting module, जो हमें forecasted levels दे देता है 2 days before कि कितनी levels on based on the expected rainfall, जो expected इतना आपका level चला जाएगा, और जो data collect किया बिल्कुल. तो ये सब चीजें after 2014 develop हुई, and it gives us a really very good input so that we can हम ताकि तैयार रहें कि आने वाली सिचुएशन कैसी रहेगी. मैं इस पे ना कुछ ऐड करूं. जो मुताबिब साहब ने कहा, एक्चुअली बात यहाँ पे हुई जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट की. एक्चुअली मैं वहाँ पे इससे पहले मेरी पोस्टिंग वहीं पे थी. तो वो पोस्ट 2014 फ्लड्स ही आया. उसका बेसिक पर्पस ये था कि जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है फ्लड्स में 2014 फ्लड, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना. तो उसमें इसलिए काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस, 2 अस्पताल, बड़े अस्पताल, LD हॉस्पिटल और बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल, कुछ रोड्स, कुछ ब्रिजेस. एक उसमें 2 इम्पॉर्टेंट हम एक स्टडीज़ कर रहे हैं. एक तो जहलम के हवाले से और एक तवी के हवाले से. तो उसे हम कहते हैं रिवर मॉर्फोलॉजी स्टडीज़, और उसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एक फ्लड मैनेजमेंट के लिए एक DPR बनाएंगे. वो जहाँ तक जो मैंने फ़ेज़ 3 की बात की थी, वो फ़ेज़ 3 में शायद हमें काम आएगा. लेकिन साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं उधर, वहाँ पे एक मल्टी हैज़र्ड रिस्क असेसमेंट हम कर रहे हैं. तो क्योंकि आप देखिए जो हमारी जो स्टेट है, ए वेरी यूनिक प्लेस. इसमें इट इज़ प्रोन टू मल्टीपल हैज़र्ड्स. अब श्रीनगर की आप बात करें तो ये अर्थक्वेक प्रोन भी है, बर्फ भी है, फ्लड प्रोन भी है. जैसे ऐसे ही फॉर इंस्टेंस कुछ एरियाज यहाँ पे जहाँ लैंडस्लाइड आता है. सो यू हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ हैज़र्ड्स. तो उसमें क्या हुआ, पार्ट ऑफ दैट स्टडी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक असेसमेंट की, उन्होंने हैज़र्ड मैप्स प्रिपेयर किए, उन्होंने एक डिजिटल रिस्क डेटाबेस बनाया, उसे DRDB कहते हैं. और आज की डेट में हमारी जो स्टेट है, अर्थस्वाइल स्टेट, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, तीनों रीजन्स के हमारे पास हैज़र्ड मैप्स हैं और एक डिजिटल रिस्क डेटाबेस है. और इसकी बेसिस पे उन्होंने एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन फोरकास्टिंग सिस्टम भी डेवलप किया है. उसका बीटा वर्जन तैयार है, वो शायद कमीशन जल्दी हो जाएगा. क्योंकि हमें फाइनली अल्टीमेटली एक यहाँ पे एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर क्रिएट हो जाएगा, जिसमें एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इंस्टॉल होगा. तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है. वो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको फैसिलिटेट करेगा इनटू वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ होल, जिसमें फ्लड्स भी इंक्लूडेड है. उसमें रियल टाइम बेसिस पे आपको बताएगा कि कहाँ कौन सा एरिया इवैक्यूएट करना है, कौन सा रोड ब्लॉक हो गया है, कहाँ से एम्बुलेंस जाएगी. इट इज़ ऑल एनकम्पासिंग. उसमें आपका तालमेल दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ होना बहुत ज़रूरी है जी. क्योंकि एक मसला ये भी हो जाता है, जैसे आपने एनक्रोचमेंट्स की बात कही, कुछ अर्सा पहले हमने दूध गंगा के हवाले से बात की थी कि एक तो एनक्रोचमेंट्स हैं और लोगों के पाखाने सारे इसी पे लगे हुए हैं. तो उनने कहा दूसरा महकमा ये करता है, वो महकमा वो करता है, हम क्या करेंगे. तो इंटीग्रेशन का मामला है. तो दूध गंगा को जैसे आप देख ले, वो अब दरिया तो रहा नहीं, तो उससे भी सैलाब आ सकता है, वो भी कुछ पानी ले लेता था. उसमें भी ड्रेजिंग की ज़रूरत है या एम्बैंकमेंट्स काटने की या फिर वापस रिकवरी की ज़रूरत है. हाँ देखिए हिमांशु सर, बेसिकली जो आपका ड्रेन करता है कश्मीर डिवीज़न को, खासकर श्रीनगर सिटी को, वो रिवर जहलम है और फ्लड स्पिल चैनल टुगेदर. हाँ, क्योंकि दूध गंगा नाला इसी में चला जाता है. सो इसलिए फोकस हमारा राइट नाउ है ऑन जहलम एंड फ्लड स्पिल चैनल. तो जैसे मुताबिब भी कह रहा था, फेज़ 1 में वी हैव गॉन फ्रॉम 31 to 40 एंड इन फेज़ 2 वी विल गो टू 60,000 क्यूसेक्स इन श्रीनगर. तो हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 60,000 क्यूसेक्स हो जाएगी फ्लड स्पिल चैनल और रिवर जहलम को मिला के. कुछ जो अब 1,15,000 क्यूसेक्स की बात करते हैं, तो कितनी कैपेसिटी बढ़ गई. देखिए अब 31 से 60 हो जाएंगे. अबाउट वी हैव गॉन होने वाली डबल. 60 नहीं हो जाएगी. अभी हम कब तक अभी फेज़ 2 2 साल में के आसपास इम्प्लीमेंटेशन पीरियड. हम बिल्कुल नहीं 22 तक, लेट अस बी कंजर्वेटिव, 22 तक विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज़ 2 हमारी कैपेसिटी 60,000 क्यूसेक्स हो जाएगी. बट दैट स्टिल डज नॉट गिव अस अ कंफर्ट लेवल, क्योंकि हम 1,15,000 क्यूसेक्स की बात कर रहे हैं. एक और बात हुई थी जब सैलाब आया था, उसके पहले और बाद में कुछ वो चलता रहा कि हम वहीं से स्पिल चैनल पांपोर के उधर से ही निकाल लेंगे. उसे डोगरीपुरा चैनल कहते हैं. हाँ. वो स्टडीज़ कर रहे हैं, वो जो मैं आपको कह रहा था, जो वर्ल्ड बैंक वाला प्रोजेक्ट है, उसमें वो वेरियस ऑप्शंस स्टडी करेंगे.
इंक्लूडिंग दिस ऑप्शन ऑफ डोगरीपुरा चैनल, और फिर वो 2-4 ऑप्शन दे देंगे एंड इट विल बी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू डिसाइड कि वो उसमें से कौन सा ऑप्शन इंप्लीमेंट करेंगे डिपेंडिंग ऑन रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और उसके बेसिस पे हमारी जो अल्टीमेट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू अटेन कैपेसिटी ऑफ समवेयर अराउंड 1 लाख क्यूसेक्स, वो शायद अचीव हो जाएगा। सही बात है। मुताहिब साहब, आपसे ये आखिरी सवाल कि क्या कुछ इलाके आपने आइडेंटिफाई कर दिए कि लोगों को कहा जहाँ लोग बना सकते हैं मकान या कुछ कर सकते हैं, न किया जाए? क्योंकि यहाँ बिमना साइड जितने सरकारी ऑफिस हैं वो सारे फ्लड के प्रोन एरिया में ही बन गए और सरकार ने ही इजाज़त दी। तो लेकिन इस वक्त क्या सोचा है आपने? जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारा श्रीनगर मास्टर प्लान नया फ्रेम हो रहा था तो उस टाइम हमने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी थी सो दैट दे कुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द श्रीनगर मास्टर प्लान, कि जितने भी हमारे जो नया श्रीनगर मास्टर प्लान का जितनी भी बाउंड्री है, दे हैव बिकॉज दे हैव एक्सटेंडेड इट्स बाउंड्रीज, तो उसमें जितने भी वल्नरेबल एरियाज हैं जो दैट शुड बी केप्ट एज अंडर डेवलप्ड, सो दे हैव इंक्लूडेड दोज एंड दैट इज राइट। जो हमारा कंडीजाल एरिया है, लेफ्ट साइड ऑफ रिवर झेलम फ्रॉम कंडीजाल खदरमू एरिया राइट अप टू दी पातशाही बाग, वी हैव दैट हैज बीन केप्ट एज एन फ्लड डिटेंशन बेसिन। उसमें मकान नहीं बनने चाहिए एज पर श्रीनगर मास्टर प्लान व्हिच वाज बेस्ड ऑन पातशाही बाग जो जब राजबाग के पीछे एक जमाने में वहाँ भी कोई मकान नहीं था। यहाँ मैं ऐड कर लूँ बेसिकली जो हमारा फ्लड प्लेन है, जो हम कहते हैं स्पेस ऑफ द रिवर, वो डिमार्केटेड नहीं है एज ऑन डेट। तो पहले एज पार्ट ऑफ दैट स्टडी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये हमारा फ्लड प्लेन डिमार्केट हो जाएगा, ठीक है। फ्लड प्लेन डिमार्केट करने के बाद हमें उसमें फिर जोनिंग करनी है। उसमें फिर हम डिपेंडिंग ऑन वेरियस रिटर्न पीरियड्स हम ये कहेंगे कि ऑरेंज जोन कौन सा है, ग्रीन जोन कौन सा है, ऑरेंज जोन कौन सा है, रेड जोन कौन सा है। ग्रीन जोन वो होगा जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ऑरेंज में शायद कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रेड जोन में देयर विल बी अ कंप्लीट बार। ये आपने जो बात कही अच्छी बात है बहुत कि ये होगा, लेकिन ये जल्दी होना चाहिए क्योंकि लोग बड़ी रफ्तार से इन इलाकों में मकान बना लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जी, और फिर मुश्किल सबको होती है क्योंकि पानी ब्लॉक हो जाता है। ये एक जोनिंग और जो फ्लड प्लेन डिमार्केट करने का एक कंकरेंट प्रोसेस है। मुझे लगता है कि ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। इफ्तिखार गगरू साहब, चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। मुताहिब शाह साहब, टेक्निकल ऑफिसर चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हालात हाज़िरा में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो आपके प्लान हैं वो बारआवर साबित होंगे और वो सैलाब की जो मुसीबत जो मुश्किल हमने देखी वो नहीं होगी, और साथ में ये भी होगा कि हम भी साथ देंगे, इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे और जो ये बताएंगे उसी पे चलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेते हैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।